राज्य के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी और समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर मतगणना का काम जारी। 19वें राउंड तक भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी ने बनाई बढ़त। दोपहर बाद पूरा परिणाम आने की उम्मीद। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश। संगम नगरी प्रयागराज की जहरीली हुई हवा वायु गुणवत्ता सूचकांक पर पहुंचा 479 के खतरनाक स्तर पर। राजधानी लखनऊ में थोड़ी राहत, लेकिन अब भी हालात खराब। लखनऊ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 216। और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मृत्यु और आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा का उपचुनाव 5 दिसंबर को, नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। और अब समाचार विस्तार से। जनपद लखीमपुर खीरी की 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा निर्वाचन सीट पर हुए उपचुनाव के लिए आज जनपद मुख्यालय पर मतगणना चल रही है। विगत 3 नवंबर को हुए उपचुनाव में 2,24,482 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर 57.35% मतदान कर राजनीतिक पार्टियां भाजपा सपा सहित 7 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में बंद कर दिया था। प्रातः 8 बजे से मंडी समिति में शुरू हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमन गिरी 19वें राउंड तक, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी पर बढ़त बना रखी है। 19वें राउंड की मतगणना पूरी होने पर अमन गिरी को 76,765 और विनय तिवारी को 50,640 मत मिले हैं। ताजा स्थिति जानने के लिए हम बात करते हैं लखीमपुर में अपने संवाददाता मोहम्मद शकील से। शकील, बताएं हमें कि अब तक हुई मतगणना में क्या ताजा स्थिति है और कब तक ये मतगणना पूरी हो पाएगी? समरीन, यहाँ के हालात में बताना चाहूंगा जी। 139 गोला गोकर्णनाथ विधानसभा निर्वाचन सीट पे हुए उपचुनाव में 3 नवंबर को 2,24,482 मतदाताओं ने लगभग 57% मतदान किया था। आज उसकी मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हुई है। निर्धारित 32 राउंड की मतगणना है, जिसमें अब तक 25 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी अमन गिरी को 98,584 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी विनय तिवारी जी को 68,448 वोट प्राप्त हुए हैं। तो ये देखा जा रहा है अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अमन गिरी प्रत्याशी हैं उनको बढ़त मिली हुई है 30,136 मतों से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील सारी जानकारी के लिए। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ। डेंगू के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने के आदेश दिए हैं। शनिवार को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक ली और निर्देशित किया कि मिशन मोड पर डॉक्टरों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में सर्विलांस की गतिविधियां बढ़ाई जाएं। जिन क्षेत्रों में डेंगू के मरीजों की संख्या ज्यादा मिल रही है वहां आसपास के लोगों की भी जांच कराई जाए। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगम व स्थानीय निकायों को एंटी लार्वा के छिड़काव और फॉगिंग के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश भर की नगरपालिका और नगर निकायों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साफ सफाई चौक चौबंद रखने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए सरकार हर संभव प्रभावी कदम उठा रही है। अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि जल भराव की जगह को साफ किया जाए। नाले नालियों का जल भराव की जगहों को साफ करने का कार्य है। इन कार्यों को मुस्तैदी से करने का मैंने आज संदेश दिया, निर्देश दिया सबको। मैंने सभी नगर निगमों के, सभी नगर आयुक्तों से, सभी ज़्यादातर जिलों के
मुख्यालय की जो नगर पालिकाएँ हैं उनके सभी अधिशासी अधिकारियों से और अन्य भी कई हमारे नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों से लगभग 100 जितने निकायों के आसपास हमने बात किया है। प्रत्यक्ष मैंने सुना है उनकी बातें, अपनी बातें बताई हैं। मैंने कुछ कॉमन सूचनाएं भी दी हैं। मैंने कहा है कि हर नगर निकाय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना होनी चाहिए। आज रविवार का दिन इसकी स्थापना करने में और बहुत ही घनिष्ठ रूप से दवाओं के छिड़काव करने में विशेष रूप से आज हमें लगाना है। आने वाले 15 दिन जब तक हम इस पर नियंत्रण न पालें तब तक हमारे निकाय के लोग कोई छुट्टी पे न जाए, किसी को छुट्टी न दिया जाए, इस प्रकार की भी हमने सूचना दिया है। जहां फॉगिंग की और दवाओं के छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था है वहां दवाओं वगैरह का फिर से एक बार समीक्षा की जाए और जहां व्यवस्थाओं की कमी है उन व्यवस्थाओं को कैसे पूरा किया जाए उसका भी हम लोग ध्यान कर लें। हरियाणा और दिल्ली की जहरीली हवा का प्रभाव अब उत्तर भारत में भी तेजी से दिखाई देने लगा है। प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थिति जो है वो चिंताजनक हो गई है। शनिवार को संगम नगरी में वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर 479 पर पहुंच गया। गंगा यमुना की तराई में धुंध के कारण दृश्यता कम हो गई। धूल और धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी। राजधानी लखनऊ में स्थिति थोड़ी ठीक रही। लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 216 दर्ज किया गया। हालांकि प्रदेश भर में पराली जलाने को लेकर गांव-गांव में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही ना मानने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में चल रहे भारत जल सप्ताह 2022 के समापन समारोह के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। वहीं उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण के लिए हो रहे प्रयासों की सराहना भी की और इसे सतत जारी रखने पर जोर दिया। ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में भारत जल सप्ताह 2022 का समापन शानदार रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये समापन समारोह एक संकल्प की शुरुआत है। उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण के प्रयासों समेत गैस कनेक्शन, बिजली और केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया, जिससे आम आदमी की जिंदगी बेहतर हुई है। I would therefore appeal to one and all, and particularly media, to propagate a thought process that we all must work towards optimum and efficient utilization of natural and energy resources in any form: electricity, water, petrol, gas. सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा की थीम पर आधारित इस 5 दिवसीय भारत जल सप्ताह के इस कुंभ में 28 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सतत विकास के लिए जल प्रबंधन, नवीनतम विकास और समाधानों पर मंथन हुआ। पानी जैसा विषय, जिस विषय में हमें अनेक नवाचारों के साथ में इस चुनौती को, जो चुनौती आज विश्व के सामने, मनुष्य मात्र के सामने और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, उस विषय पर हम सबको साथ आने, साथ बैठने, साथ काम करने, एक लय में सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। खेती में जल की सबसे अधिक खपत पर मंथन का दौर चला। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंकड़ों के जरिए समझाया कि सरकार ने 70 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा है। कृषि के क्षेत्र में जल को प्रबंधित करना, जल का समुचित उपयोग हो, इसके लिए लोगों की आदत में परिवर्तन करना, यह एक कठिन कार्य है। और इसके लिए जिस प्रकार से मंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छता के लिए अभियान चला, उसी दिशा में हमको एक कैंपेन की ओर जाना पड़ेगा। भारत जल सप्ताह में सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा पर भरपूर चर्चा।
चुनाव आयोग ने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा की है। उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को नामांकन की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 5 दिसंबर को मैनपुरी और रामपुर में मतदान किया जाएगा और 8 दिसंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। आज जनपद रामपुर में जिला प्रशासन ने आचार संहिता लागू होने के तत्काल बाद सड़कों, खंभों और सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स उतारे गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करने को जिला प्रशासन तैयार दिख रहा है। आगामी उपचुनाव के दृष्टिगत जनपद में आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रम में। तो हमारी पूरी टीम जिलाधिकारी सदर और पुलिस फोर्स के साथ नगर पालिका की पूरी टीम ये आदर्श आचार संहिता के अक्षरशः अनुपालन के लिए कमिटेड है और हम लोग इसके लिए तत्काल प्रभाव से जैसे ही ये अधिसूचना जारी हुई है, जैसे ही ये निर्देश हमको प्राप्त हुए हैं तो तत्काल प्रभाव से हम लोग इस पर अपनी कार्रवाई शुरू करें। मिर्जापुर के कछवा ब्लॉक स्थित गढ़ौली धाम में आज अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब एक साथ 5 लाख दीपों से गंगा किनारे बसे धाम का हर कोना जगमगा उठा। 5 लाख दीपों से जगमगाया गढ़ौली धाम। कछवा ब्लॉक स्थित गढ़ौली धाम में लाखों हाथों में दीप जलाए। दीपों और मानव श्रृंखला से कई रिकॉर्ड बनाए गए। गंगा किनारे रंगोली और जगमगाते दीपों से बनी मनोहरी छटा में भगवान सालिग्राम और तुलसी का विवाह हुआ। आसपास ही नहीं, देश और प्रदेश के कोने कोने से आए हजारों लोग इस दीपोत्सव में शामिल होकर न केवल दीप जलाए बल्कि इस अलौकिक और अद्वितीय कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। गांव की महिलाएं, स्कूल की छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि और नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। गढ़ौली धाम में दीपोत्सव के रिकॉर्ड आयोजन के मुख्य व्यवस्थापक ने कहा कि गंगा नदी के किनारे प्रकृति के सानिध्य में भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह के अवसर पर आयोजित इस दीपोत्सव में सबकी सहभागिता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर की ये रिपोर्ट। कनेक्ट कर दीजिए। वाराणसी से लगभग 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर शिव का बड़ा मूर्ति स्थापित करने की बात है, मंदिर है और तुलसी विवाह का आयोजन किया गया है और जिसके सूत्रधार हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी सुनील ओझा जी। तो ओझा जी, ये किस तरह की व्यवस्था है और काफी लोग, भारी मात्रा में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्या तैयारियां हैं तुलसी विवाह के लिए और क्या आयोजन? आज यहाँ गांव से शालिग्राम जी की मतलब विष्णु जी की यात्रा आई है, बारात आई है। यहाँ तुलसी विवाह हो रहा है। परंपरा है पूरे ब्रह्मांड में पहला विवाह जो होता है वो तुलसी और शालिग्राम का होता है भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में। उसके बाद विवाहों की परंपरा मानव जाति के लिए या देवों के लिए शुरू होती है। ये प्रसंग आज गढ़ौली धाम में मनाया जा रहा है। हमने नाम दिया है 5 दिए तुलसी के नाम, चलो चले गढ़ौली धाम। सब 5-5 दिए अपने घर से लाए या यहाँ से लेकर मगर जलाएं, ये प्रार्थना है सबको हमने करी है और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। यह तुलसी विवाह अपने आप में अनूठा है क्योंकि तुलसी के नाम 5 दिया जलाने का आह्वान किया है ओझा जी ने और ये गंगा के तट पर लोग लगे हुए हैं, छात्र हैं, युवा हैं, ग्रामीण महिलाएं भी आई हुई हैं इस तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए, क्योंकि सभी तुलसी के नाम दिया जलाकर यहाँ से शुरुआत होगी और काशी में कुछ दिन बाद देव दिवाली मनाई जाएगी। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। वाराणसी में दीपावली अत्यंत मोहक होती है। इस अवसर पर न केवल देश के विभिन्न प्रदेशों से ही लोग आते हैं बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। मां गंगा की आरती को देखने के लिए दर्शकों के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। पूरे शहर में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं, इसको जानने के लिए चलते हैं अपने संवाददाता हरिकेश बहादुर के पास।
हाँ जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं हरकेश? समरीन, देव दीपावली को मैं लेकर आपको चर्चा बताऊं जोरों कि पर मैं है। विदेशी जहां- पर्यटकों का भी जी, आना बड़ी समरीन, संख्या में हुआ है। बताएं। ऐसे में प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है हरकेश? समरीन, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, ठीक पीछे ये नगर निगम की बिल्डिंग है वाराणसी के, और पूरे देव दीपावली में स्वच्छता से लेके घाट पर दिया लगाने तक का कार्य जो इस तरह की संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, लोग जो काशी में रहने वाले लोग हैं, ये कार्य यह कर रहे हैं। और स्पेशली ट्रैफिक के लिए आज ही सारे समाचार पत्रों में यह जारी कर दिया गया है कि 4 पहिया वाहन कहाँ तक नहीं जा पाएंगे, कहाँ तक आप 2 पहिया वाहन से जा सकते हैं। और लगभग हर जगह पे जहाँ पे रोका गया है वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बाहर से जो आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि देव दीपावली एक ऐसा पर्व है काशी में जिसमें कि इतने दूर दूर से लोग आते हैं। और आपको मैं बताऊं समरीन की यहाँ पर 4 दिन पहले से ही सारे होटल बुक हैं। एक भी रूम अगर आप ढूंढना चाहो तो आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देसी विदेशी सैलानियों की बात कर रही थी, तो यहाँ पर जापान के प्रमुख भी देव दीपावली देखने आ चुके हैं। यहाँ के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देव दीपावली को देखा है। और जो व्यवस्था उस समय की गई थी, इस बार भी लेजर शो की व्यवस्था है चेत सिंह किले पे, और कल उसका रिहर्सल किया गया, जो कि अपने आप में एक अनूठा अंदाज है। इसके अलावा गंगा उस पार भी रेती में ऐसी व्यवस्था की गई है कि लोग देव दीपावली का लुत्फ उठा सकें। जो नाविक हैं, नावें हैं, वो अभी से बुक हो गई हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे में बुक की जा रही हैं। इससे नाविकों को भी रोजगार जो मिलता है, उनको लाभ होता है इससे। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है, यहाँ पर भैंसासुर घाट, राजघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिनमें कि जो हमारे देश की संगीत घरानों से जुड़े हुए लोग हैं वो अपना परफॉर्मेंस देंगे। और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से कि किसी को कोई परेशानी न हो। और जो देव दीपावली में दिए घाटों पर जलाना है, उसमें लोगों की सहभागिता है। समरीन, धन्यवाद हरिकेश सारी जानकारी के लिए। और अभी समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं हम एक विराम। जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षा। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। जनपद कानपुर देहात में न्यायालय परिसर में जिला जज लालचंद्र गुप्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें कि आम जनमानस को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी हो सके व अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जा सके। जनपद में 9 नवंबर से 12 नवंबर तक राष्ट्रीय लोक अदालत एवं ऑब्जर्वेशन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नोडल अधिकारी अमरजीत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव संगीता ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौता द्वारा अधिक से अधिक यादों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान जनपद न्यायाधीश ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्यायालय शुल्क वापस पाकर आपसी भाईचारे से अंतिम निर्णय के साथ ही समस्त प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट के बाद बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना प्रतिकर बाद, श्रमवाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधी शमनीय, दंडवाद, वैवाहिक पारिवारिकवाद, भूमि अध्याप्तिवाद और सेवानिवृत्त के परिलाभों संबंधी मामले, राजस्ववाद एवं सिविल वादों का लाभ ले सकते हैं। उससे संबंधित समस्त वादकारियों और जनता को जानकारी देने के लिए ये सब प्रोग्राम किया जाता है, ताकि लोग सस्ता सुलभ न्याय समय सीमा के अंदर, माने कम समय के अंदर प्राप्त कर सकें। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय श्री लालचंद गुप्ता जी और आदरणीय सम्मानित संगीता मैडम सचिव के दिशा निर्देश और करकमलों में ये वाहन और पंपलेट का वितरण इस आशय से किया जा रहा है कि इस लोक अदालत का भरपूर प्रचार प्रसार हो और
सस्ता सुलभ न्याय पाने के लिए कोई भी ये कहने के लिए ना रहे कि हमको जानकारी में नहीं था। इस सब उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में वादों को निस्तारण के लिए ये सब प्रक्रिया अपनाई। भारत सरकार व जापान सरकार के टेक्निकल कॉर्पोरेशन के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता के तहत वाराणसी नगर निगम के साथ मिलकर जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की स्वच्छता एक्सपर्ट टीम शहर को स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रही है। इसी कड़ी में जापान से आए लोगों ने 8 दिन का एक सर्वे शुरू किया है, जिसमें ये लोग बड़े घरों से लेकर सबसे छोटे घर तक के प्रतिदिन निकलने वाले कूड़े को देख रहे हैं और उसके बाद ये टीम एनालिसिस करेगी कि प्रतिदिन किस घर से किस प्रकार का कितना कूड़ा निकलता है। इसके बाद इन कूड़ों के निस्तारण की कार्य योजना का काम किया जाएगा। जायका एक्सपर्ट टीम की स्मिता ने बताया कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं और बनारस में स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और लोग आसपास की जगहों को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो आने वाले समय में बनारस को साफ रखने में बहुत मदद करेगी। जापान की टीम के साथ जो है शहर की सफाई व्यवस्था के ऊपर हम लोग बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार और जापान सरकार के बीच में टेक्निकल कोऑपरेशन है। अच्छा, हमारी 3 सेक्टरों में काम चल रहा है। सॉलिड वेस्ट के लिए जिसमें कूड़ा वगैरह आता है, दूसरा हमारा वेस्ट वाटर जिसको सीवरेज भी कहते हैं, और तीसरा पानी नॉन रेवेन्यू वाटर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ों को अगर सुधार दिया तो शहर हमारी साफ़ सुथरी हो जाती है। हमारी ये जो टीम अभी आप देख रहे हैं, जो जापान की टीम जो साथ हमारे साथ कर रही है काम, ये बेसिकली सॉलिड वेस्ट वाली टीम है। और ये टीम हमारी पहले 2015 और 17 में भी विजिट करके गई थी और अभी हम लोगों ने ये काम शुरू करा है। और ये टीम का मानना है कि शहर में बहुत ही व्यापक सुधार हुआ है पिछले 7 सालों में। 7 सालों में जो इन्होंने बहुत ही, लेकिन फिर भी जो है ये देखते हैं कि बहुत ही और भी कुछ सुधार की गुंजाइश अभी भी बाकी है, जिसके ऊपर हम लोग अभी सीरियसली काम कर रहे हैं। Here in Varanasi, we are doing the project to improve the environmental sanitation in 3 sectors. One is a solid waste management, the other is a waste water management, and third is a non-revenue water reduction. भारतीय स्टेट बैंक ने कर्मचारियों में उत्साह और शारीरिक फिटनेस के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। चारबाग के रेलवे स्टेडियम में भारतीय स्टेट बैंक के सीजीएम अजय कुमार खन्ना ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं केवल शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए ही नहीं होती, बल्कि टीम भावना से काम करने के लिए भी प्रेरणा देती हैं। उन्होंने विभिन्न टीमों से खेल रहे कर्मचारियों के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। आज हमने अपनी सभी टीम्स के बीच एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया है। अगर देखा जाए तो जो खेल हैं वो सिर्फ शारीरिक दृष्टि से ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक टीम को क्रिएट करने के लिए, बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए भी खेलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और स्पेशली आजकल जब इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, रोज़ सभी लोग स्पेशली बैंकिंग के अंदर हम लोग बड़े स्ट्रेस से गुजरते हैं और बहुत कॉम्पिटिटिव होकर अपने अपने कार्यों को करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीच में भी समय निकाला जाए जब टीम आपस में बॉन्डिंग। और आइए अब चलते हैं आकांक्षी जनपद की खबर की ओर। आकांक्षी जनपद चित्रकूट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली सहायता राशि से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जर्जर कच्चे घरों में रहने वाले गरीबों का स्वयं के पक्के मकान में रहने का सपना साकार हो रहा है। योजना की शुरुआत वर्ष 2017-18 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना में जिले में शहरी क्षेत्र के 6,112 और ग्रामीण क्षेत्र के 27,375 गरीब लाभान्वित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने बताया कि कच्चे घर में काफी परेशानियां होती थीं, बारिश में सामान भी खराब हो जाता था। इस योजना के तहत मिली धनराशि से पक्का मकान बन गया है, अब परेशानियां नहीं होती हैं। पहले हमारे कच्चे मकान थे, खपरे पन्नी में डाल के रहते थे और चूता था बारिश में। अब सरकार ने 2.5 लाख रुपए दे दिए तो आराम है।
कच्चे मकान में रहते थे सर, बहुत पानी गिरता था, चूता था, परेशानी होती थी। और हो गया ऐसे अपना काटते थे। अब प्रधानमंत्री योजना दे दिए हैं तो बन गया है, अब ठीक है। बाकी अभी 50,000 रह गया है, बाकी छपाई उपाई बची है, फर्श कराना है। क्या क्या बनवाया आपने? 2 कमरा बन गए हैं और किचन बना है बस। स्कूल जिले करीबी तरह और सिलाई का काम करता था, बड़े दुख में रहता था, कच्चा घर था। अब आपके जरिए से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझको बढ़िया पैसा मिला, मेरा मकान घर बन गया, लाइटिंग सब बन गई। पहले कच्चा घर था, चूता था, खपड़े थे, पन्नी थे। अब सरकार दे दिया है 2.5 लाख, तो उसमें और कुछ लगा के हम बनवा लिए हैं। बुंदेलखंड के जनपद हमीरपुर में दीपावली के बाद मनाया जाने वाला महोत्सव बुंदेलखंड की शौर्यता तथा वीरता का प्रतीक दिवाली नृत्य महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बुंदेलखंड का लोक नृत्य कहा जाने वाला दिवाली नृत्य, जो कि बुंदेलखंड की शौर्यता तथा वीरता का प्रतीक माना जाता है, हमीरपुर के निवासी बुंदेलखंड की दिवाली नृत्य को अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए करते हैं, जो कि बुंदेलखंड के लोक नृत्य के रूप में पहचाना जाता है। युवाओं में जागृत किया जाएगा कि बुंदेलखंड का जो वीर इतिहास है, कम से कम हमारे युवा उसको जाने और उसका अनुसरण करने की कोशिश करें। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कमजोर वर्ग के युवा मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना का लाभ उठाने वाले 43 छात्र छात्राओं ने इस वर्ष पीसीएस की परीक्षा पास की है। ये जानकारी प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कन्नौज में पत्रकारों से बात करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का सफल परिणाम देखने को मिला है, जिसके चलते योजना को और आगे बढ़ाया जाएगा। योजना में ऑन और ऑफ लाइन निःशुल्क कोचिंग छात्र छात्राओं को दी जाती है। गुजरात में पुल हादसे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जर्जर भवन व पुलों को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हीकरण के बाद सभी की मरम्मत की जाएगी। मरम्मत के दौरान जर्जर पुल बंद रहेंगे। सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे भ्रष्टाचार की संभावना ही न हो, इसलिए डीबीटी योजना को और भी मजबूत किया जा रहा है। जैसा माननीय मोदी जी की अपेक्षा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, दूसरा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें कि भ्रष्टाचार की संभावना ही समाप्त हो जाए। ऐसी पहल आगे बढ़ करके समाज कल्याण विभाग के सभी लोग कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मींस यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आदि को प्रयोग किया जाता है, उसको और बढ़ाया जा रहा है और हमारा पूरा प्रयास है, विश्वास सफल होंगे कि भ्रष्टाचार की जो छोटी मोटी संभावना बची हुई है वो भी हम लोग जड़ से दूर कर देंगे। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर मतगणना का काम जारी। 19वें राउंड तक भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी ने बनाई बढ़त। दोपहर बाद पूरा परिणाम आने की उम्मीद। संगम नगरी प्रयागराज की जहरीली हुई हवा, वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचा 489 के खतरनाक स्तर पर। राजधानी लखनऊ में थोड़ी राहत, लेकिन अब भी हालात खराब। लखनऊ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 216। और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मृत्यु और आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा का उपचुनाव 5 दिसंबर को, नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।